Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is the subject of inorganic chemistry, and here is the chapter 1 of BSc chemistry. Its name is periodic table, and I am here your tutor, Muhammad Sharjil Sharekh. First of all, we will start its first topic, ionization potential, and its definition is quite simple. The ionization potential of an element is defined as the minimum energy that's required to remove an electron from its isolated atom, especially in the gaseous state, when that atom is at the ground state or the ground level to form a cation. तो इसके अंदर हमारे पास 5 चीज़ें इसकी डेफिनेशन के अंदर मौजूद हैं। पहली बात इसमें यह है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल ये बुनियादी तौर पे एक एनर्जी है, ये कोई ट्रेंड नहीं है। सो इसके जितने भी यूनिट्स हमारे पास आएंगे वो तमाम के तमाम एनर्जी के यूनिट्स होंगे, चाहे वो किलो जूल पर मोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हों। दूसरी बात ये है कि ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी ये एक 100% एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसमें ऑल द टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहरहाल रिमूव करवाना है हमने आउटर मोस्ट शेल से। ये सारे का सारा एक एंडोथर्मिक या एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है ये 100% इसके अंदर डिस्कस की जाएगी। तीसरी बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन कभी भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की रिमूवल भी पॉसिबल है इसमें, और साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के साथ शेल की रिमूवल भी शामिल होती है। यानी इलेक्ट्रॉन को जब हम रिमूव करवाते हैं तो समटाइम्स इलेक्ट्रॉन की रिमूवल के साथ साथ शेल भी अबॉर्ट या फिर अबॉलिश हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। चौथी बात यह है कि इसमें इसकी डेफिनेशन के अंदर जो चीज़ मेंशन की गई है कि जो हमारे पास एटम, टारगेट एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, वो टारगेट एटम आइसोलेटेड फॉर्म में हो, वो बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, वो क्राउडेड फॉर्म में ना हो, या वो अपनी लैटिस फॉर्म के अंदर मौजूद ना हो। इसकी रीज़न ये होती है कि अगर आप किसी लैटिस फॉर्म में या किसी क्राउडेड फॉर्म में किसी एटम को टारगेट करेंगे तो जो सप्लाइड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो स्कैटर्ड या वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अनइवन एटम्स के बीच, जिनको हम यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहे होते। सो हमारा यहाँ पर टारगेट मिस हो जाता है। तो एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द टारगेट एटम ताकि किसी किस्म की इंटरप्शन ना हो। और लास्ट या 5वीं बात जो है वो है कि गैशियस स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। सो गैशियस स्टेट इज़ वेरी मच नेसेसरी एज एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द टारगेट इलेक्ट्रॉन। गैशियस स्टेट में एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर फासले पे होते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है एक एटम का दूसरे एटम से वो 300 गुना होता है उनके साइज से, 300 टाइम्स टू इट्स साइज। नेक्स्ट फैक्टर्स हैं इसके। फैक्टर्स में हमारे पास इसमें बेतहाशा फैक्टर्स हैं, लेकिन 4 इसके बुनियादी फैक्टर्स काउंट होंगे। 4 बुनियादी फैक्टर्स में पहला फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसकी सादा सी रीज़न ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, पुल ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। न्यूक्लियस का होल्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, चाहे वो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और चाहे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्पेशली इस केस में हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पर लामहला तौर पे हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स वी कैन से दैट एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस, और अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, कम होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कॉरिस्पॉन्डिंगली डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा इसका फैक्टर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज को कुछ किताबों के अंदर, बाज़ लिटरेचर के अंदर शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के हवाले से भी डिस्कस किया जाता है। बुनियादी चीज़ एटॉमिक रेडियस है। एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन शो करता है। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ, न्यूक्लियस की गिरफ्त अपने इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगी, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स ईजिली रिमूव होगा थोड़ी एनर्जी देने से। लेकिन अगर किसी भी एटम का साइज़ कम होता है, जैसा कि हम हाइड्रोजन एटम को या लिथियम एटम को देखते हैं, तो वहाँ पर न्यूक्लियस का जो स्ट्रेंथ होगी या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कराना मुश्किल होगा। सो दैट्स वाई आपके पास एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है।
उसके बाद तीसरा इसमें फैक्टर शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट बुनियादी तौर पे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से जाहिर होता है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद होते हैं। ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन बुनियादी तौर पे न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से रोकते हैं। इनका काम एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर नहीं जाने देंगे, उस वक्त एनर्जी कम इस्तेमाल होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। और अगर शील्डिंग नहीं होगी, जैसा कि मैंने पहले मिसाल दी थी, हाइड्रोजन एटम जहाँ पर शील्डिंग नहीं है, या हीलियम या लिथियम एटम है जिसमें 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो इतना ज़्यादा आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा सकेंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से, तो लिहाजा वहाँ पर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। लो शील्डिंग हाई एनर्जी एंड हाई शील्डिंग लो एनर्जी। चौथा फैक्टर इसमें है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स की हमारे पास अभी तक पिछली क्लासेस में जो हम पढ़ते आए हैं वो ऑर्बिटल सिर्फ हम 4 पढ़ते आए हैं, S, P, D एंड F। अब इस जमात में, इस लेवल पे, इस डिग्री लेवल पे हम ऑर्बिटल्स की मुकम्मल तादाद को पढ़ेंगे। बेसिकली 7 शेल्स हैं तो 7 ही सब शेल्स या 7 ही ऑर्बिटल्स हैं। 7 ऑर्बिटल्स के नाम हैं S, P, D, F, G, H एंड I। इसमें एक ट्रेंड, किसी भी एक जनरल एटम का जिस वक्त हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ये स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें ट्रेंड की जो बात है, उसमें जो रूटीन की बात है या कस्टमरली जो हम कहते हैं, तो उसमें ये है कि S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होता है, P ऑर्बिटल उससे दूर होता है, और D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल एंड सो ऑन, बाकी ऑर्बिटल्स फार्दर डिस्टेंट अवे होते चले जाते हैं न्यूक्लियस से। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना मुश्किल होता है, वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। इस वजह से S ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और इसी तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी दर्जा बदर्जा कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे आप दूर होते हुए ऑर्बिटल्स को, उनके इलेक्ट्रॉन्स की रिमूवल का प्लान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं। इन पीरियोडिक ट्रेंड्स को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड में पहला ट्रेंड हमारे पास होगा पीरियड्स में। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जितनी भी एलिमेंट्स अरेंज हैं जो शेल्फ्स की सूरत में हैं, ये सारे पीरियड्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स या 7 लेवल्स हैं। तो हम पहले पीरियड, दूसरे पीरियड, तीसरे पीरियड, इवन 7th पीरियड, उन सब में एक जनरल ट्रेंड जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो बहुत सिंपल सा है। तो इसमें पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर पहले नंबर पे हैं पीरियड्स। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम्स गोइंग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट, जनरली दैट इंक्रीजेस. It is simply because smaller the atom, the tightly are held by positively charged nucleus, and obviously more they are difficult. हमें देनी पड़ेगी ज़्यादा एनर्जी। सादा अल्फाज में एटॉमिक रेडियस, इसमें एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज न्यूक्लियर चार्ज है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करके रखता है। टाइटली होल्ड करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पेनिट्रेट हो जाते हैं न्यूक्लियस में। इसकी सादा सी एग्जांपल ली जा सकती है। पीरियोडिक टेबल हमारा शुरू होता है अल्कली मेटल से, जिसको ग्रुप फर्स्ट ए का नाम दिया जाता है, और पीरियोडिक टेबल एंड होता है नोबल गैसेस पे जाके, जिसको हम 8th ए का नाम देते हैं। तो स्टार्ट में अल्कली मेटल्स के साइज कंपैरेटिवली अपने पीरियड के अंदर बड़े होते हैं एज कंपेयर टू द नोबल गैसेस, क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट एक ही पीरियड में मूव करते चले जाते हैं, न्यूक्लियर साइज इंक्रीज, न्यूक्लियर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, और जो हमारे पास एटम का साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। इसी वजह से लिथियम हैज़ द लार्जर एटॉमिक रेडियस एंड एज कंपेयर टू द आर्गन। इस वजह से लिथियम नीड्स लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नॉक ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द आर्गन। आर्गन जो है दैट नीड्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी because of its smaller size, because of its very much high nuclear strength, nuclear charge. इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो आर्गन के हैं वो अपने न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं एज कम्पेयर टू लिथियम। पीरियोडिक ट्रेंड में दूसरी चीज़ है हमारे पास ग्रुप्स के अंदर। ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने वाली तमाम की तमाम कॉलम्स को कहा जाता है।
इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर एन एटम फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट जनरली डिक्रीजेस। इसकी सादा सी वजह यह है बिकॉज बिगर द एटम द लूजली इट्स इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड मोर दे आर इजियर टू रिमूव। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की बुनियादी वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। शील्डिंग इफेक्ट बुनियादी तौर पे न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन को कट कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। इस वजह से जो उस वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वो लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लिबरल, दैट्स वाई लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर लिथियम और सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम है। इसमें आप एक डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं। उसकी सादा सी वजह यह है कि लिथियम से सीजियम तक जाते हुए शेल्स इंक्रीज करते हैं और हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी मौजूद हैं। इन एक्सेप्शनल केसेस में आयोनाइजेशन एनर्जीज को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो बुलेट्स दी हुई हैं, एक में लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन का तज़किरा है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 किलो जूल पर मोल है और इसी तरीके कार से बेरिलियम की 897 और लेकिन बोरॉन की सिर्फ 800 रह जाती है। दिस बोरॉन इज नाउ द एक्सेप्शनल वन। इसका एक्सेप्शनल एटीट्यूड ऑब्जर्वेबल है। हम इसको दो बुनियादों के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहली बेस हमारे पास स्टेबलाइजेशन होगी और दूसरी बेस होगी हमारे पास पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में। लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 3 प्रोटॉन्स ने जो न्यूक्लियस में मौजूद है उन्होंने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है। 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव आराम से करवाया जा सकता है क्योंकि लिथियम का जिस वक्त आप 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे तो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। लिथियम विल बी स्टेबलाइज बाय गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन, लिहाजा वो थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मांगता है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको अट्रैक्ट करते हैं। 4 पॉजिटिव चार्जेस जो न्यूक्लियस में मौजूद हैं। बेरिलियम का स्टेटस ये है कि इसका 1s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली स्टेबल है और 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीट है और वो भी स्टेबल है। दोनों ऑर्बिटल्स अपना डुप्लेट कंप्लीट किए बैठे हुए हैं, लिहाजा हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 377 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। ये बेरिलियम की स्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन बोरॉन के केस में होना तो ये चाहिए कि एनर्जी 897 से ज़्यादा हो, लेकिन एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 800 किलो जूल पर मोल तक रह जाती है। उसकी वजह ये है कि बेरिलियम के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉनों में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में रहते हैं, दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल्स के अंदर रहते हैं और तीसरा जो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो 2px ऑर्बिटल में रहता है। सो हमारे पास यहाँ पर पहला पेयर 1s में, दूसरा पेयर 2s में और 4 इलेक्ट्रॉन्स के बाद 5वां इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ 2p में रहता है। अब अगर p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया जाए तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम जैसी हो जाएगी जो कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिहाजा बोरॉन थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी के इव्स थोड़ी सी कॉस्ट लेकर अपने उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रेडिली रिमूव कर देता है और बन जाता है एक स्टेबल आयन। दूसरी वजह यह है कि पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल में बोरॉन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए आपको p ऑर्बिटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को टारगेट करना पड़ता है, जबकि बेरिलियम के अंदर आपको आयोनाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन टारगेट करना पड़ता है s ऑर्बिटल के अंदर रहता हुआ। s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, p ऑर्बिटल कम एनर्जी डिमांड करता है, लिहाजा बोरॉन की एनर्जी कम होती है। इसी तरीके कार से सेकंड बुलेट के अंदर हमारे पास है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें भी कार्बन और नाइट्रोजन एक रूटीन का ट्रेंड है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स 2px, 2py और 2pz में सिंगल रिजाइड करते हैं। ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन क्राइटेरिया के थ्रू ऑर्बिटल या तो एम्प्टी स्टेबल होंगे या हाफ फिल्ड स्टेबल होंगे या कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल होंगे। नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, ये स्टेबल है। ऑक्सीजन के केस में p ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपनी p इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसी बनाने का चांस होता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम एनर्जी डिमांड करता है, रेडिली अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देता है और अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ चार्ज करेगा
1312 किलो जूल पर मोल। सो नेक्स्ट इसका ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा सारे का सारा जितनी भी डिस्कशन है उसका रिफ्लेक्ट करता है। ग्रुप ट्रेंड की लाइंस और पीरियड ट्रेंड की लाइंस जो हैं वो डिफरेंट कलर्स से अपने अपने ट्रेंड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको ग्रुप, पीरियड ट्रेंड, एक्सेप्शनल केसेस और आयोनाइजेशन एनर्जी की जो माइनर डिटेल्स हैं उनकी आपको समझ आई होगी। इस ब्रीफ डिस्कशन में अगर कोई किसी किस्म की हिंट या कोई ऐसी क्लू अगर रह गया हो जो समझने से आप इस वक्त मतलब कासिर हों, तो उसमें यह है कि जो प्रीसीडिंग टॉपिक्स हैं वो भी सारे के सारे पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। इंशाल्लाह उसमें हम उसको नेक्स्ट रिकवर करेंगे। सो आपके लिए बहुत सारी विशेस, बहुत सारी दुआएं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।